नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 10:30 बजे हम उस पर खास कार्यक्रम करेंगे, आप जुड़िएगा। इसलिए दस्तक में इसका जिक्र नहीं होगा। बहरहाल इन सब के बावजूद भी दिल्ली में राजनीतिक तौर पर हंगामा मचा हुआ है, राजनीति गर्म हो चली है। क्यों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। घोटाला हुआ था टैंकर का। 2011-12 में 400 करोड़ का ये टैंकर घोटाला था। 13 जून 2016 में जांच की सिफारिश भेज दी प्रधानमंत्री के पास और एलजी के पास। कहा आप सीबीआई से जांच कराइए या एसीबी से जांच कराइए। 48 घंटे बाद बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक दूसरी फाइल बनाई और कहा कि देर की गई, केस दबाने का आरोप है। एलजी के पास फाइल भेजी। 17 जून को एसीबी के पास फाइल एलजी ने भेज दी। एसीबी ने आज यानी 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कर ली पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों के खिलाफ। जिक्र आज दरअसल कबीर का होगा। कबीर की जयंती है और कबीर की जयंती के आसरे जरा देश की स्थितियों को टटोलने की कोशिश हो जाएगी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। मन धीरे ही धीरे रहो, क्योंकि धीरे ही धीरे सारे काम होते हैं। क्योंकि माली अगर 100 घड़े भी डाल दे, फल तो तभी निकलते हैं जब ऋतु आती है, बरसात होती है। लेकिन किसे पता था विकास की अंधी दौड़ में इस तरह चलते चले जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे और जब बरसात आएगी तब तक किसान पेट और पीठ एक हो चुके होंगे। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि धीरे धीरे रे मना के जिक्र है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक मनमोहन इकोनॉमिक्स का जिक्र हम लोग 10 बरस तक लगातार सुनते रहे, कहते रहे, बताते रहे, दिखाते रहे। आलोचनाएं होती रही, घोटाले उस दौर में बाखूबी होते रहे। लेकिन इन सब के बीच अब मोदी इकोनॉमिक्स सामने है। रघुराम राजन ने उंगली याराना पूंजी पर रखी, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, तो उनकी विदाई हो गई। संघ परिवार स्वदेशी का राग अपने जन्म से ही देश को सुनाता रहा। लेकिन डिफेंस और एविएशन समेत 9 क्षेत्रों में एक साथ 100% एफडीआई ने स्वदेशी की सोच की भी विदाई कर दी। जनता ट्रेन से लेकर रेलवे को आम जनता के लिए बनाने की सोच भी बुलेट ट्रेन के रास्ते हवा हवाई हो गई। क्योंकि मुंबई अहमदाबाद के बाद अब दिल्ली बनारस के बीच दूसरी बुलेट ट्रेन दस्तावेजों में उतर आई है। तो क्या मनमोहन इकोनॉमिक्स से कई गुना ज्यादा रफ्तार से अब मोदी इकोनॉमिक्स दौड़ने को तैयार है? और इसके लिए अगला रिजर्व बैंक गवर्नर किसी पैनल के जरिए नहीं, बल्कि सरकार के निर्णय से ही तय हो जाएगा। तो क्या आने वाले वक्त में एनपीए को खत्म करने की जगह एनपीए के जरिए ही बाजार जगमगाएगा? बैंकों की बैलेंस शीट खाता साफ होने की जगह बैंकों का विलय ही उपाय बचेगा? रिजर्व बैंक बहुत सारा पैसा अर्थव्यवस्था में डाल देगा, जिससे इकोनॉमी पटरी पर आ जाए। क्योंकि रिजर्व बैंक को चेक एंड बैलेंस की जगह इकोनॉमी में हिस्सेदार कैसे बनाया जाए, अब सरकार की नजर इसी पर है। इसीलिए विदेशी निवेश पर टिके विकास को मोदी सरकार ने खुलकर अपनाने का मन बनाया है। 9 क्षेत्रों में 100% एफडीआई का मतलब है सरकार मान रही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक देश बन सकता है, जबरदस्त रोजगार पैदा हो सकता है। यानी झटके में मोदी सरकार ने इकोनॉमी के उस ट्रैक को पकड़ा है जहां दुनिया के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार बन जाए। इसीलिए बहुसंख्य जनता की लाइफलाइन रेलगाड़ी को पटरी पर लाने के समानांतर बुलेट ट्रेन की सोच भी जागी है। यानी भारत में जिस तबके के पास पूंजी है, जिस तबके के लिए कीमत नहीं सुविधा मायने रखती है, और यह तबका अगर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़ा है, तो भारत दुनिया के खुले बाजार का हब क्यों नहीं बन सकता? यह अलग मसला है कि यूरोप के कई देश भारत की भूख और न्यूनतम जरूरत के संघर्ष में ही समा जाएं। लेकिन फिलहाल तो मोदी इकोनॉमिक्स दुनिया की पूंजी से भारत के बाजार को बदलने के लिए तैयार है। तो वाकई कबीर जिस बात का जिक्र बरसों बरस पहले कर गए, मौजूदा वक्त में देखिए वही सच है। क्योंकि माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। माली कितने भी पानी डाल दे, 100 घड़े पानी डाल दे, जब बरसात होगी तो ही ना फल लगेंगे। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि इस देश में आज भी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है मानसून पर। मानसून अच्छा हो जाए तो इकोनॉमी अच्छी होगी, नहीं तो काहे कि एफडीआई कोई आज से तो चल नहीं रही, बीते 25 बरस से चल रही है। लेकिन सब कुछ जस की तस स्थिति में कहीं और उलझन होती जा रही है। आर्थिक सुधार के 25 बरस बाद भी देश का सच यही कि टैक्स की समानता देश में नहीं है, लेबर लॉ में सुधार नहीं है, भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण पर कोई सहमति नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नियम कमजोर हैं, हेल्थ सेक्टर बीमार है, शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है,
15 राज्यों में पानी तक की कमी है। देश की इकोनॉमी इसी पर अटिकी कि मानसून अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। यानी जिस आर्थिक सुधार की हवा को पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में बहाया, 25 बरस बाद 2016 में उसी हवा को अगर प्रधानमंत्री मोदी रवानगी के साथ बहाना चाहते हैं तो फिर देश का सच यह भी है कि 25 करोड़ उपभोक्ताओं की पीठ पर सवार होकर 100 करोड़ के लिए मुश्किल हालात पैदा किए नहीं जा सकते। जाहिर है स्वदेशी सोच मेक इन इंडिया पर नहीं, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया पर जोर देती है। और इकोनॉमी तले ही देश में जितनी असमानता है उसमें यह दूर की गोटी है कि विदेशी पूंजी पट्टी का विकास सफल होगा कैसे, क्योंकि खुदरा क्षेत्र में 9 से 12 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। और सिस्टम का मतलब काले धन पर नकेल कसने से लेकर भ्रष्टाचार खत्म करने और भूमि अधिग्रहण से लेकर जीएसटी पर सहमति की भी जरूरत है, जिस पर कोई सहमति है नहीं, न संसद में न सड़क पर। तो क्या नए मुद्दों के आश्रय पुराने मुद्दों को अंडर कारपेट किया जा रहा है, या फिर देश से इस सच को छुपाया जा रहा है कि हो कुछ भी जाए, आखिर में अर्थव्यवस्था तो उसी मानसून पर टिकती है जिसके आश्रय देश आगे बढ़ पाता है। तो क्या वाकई ये कहा जा सकता है जब जैसा मौसम होता है वैसा ही फल उस वक्त होता है? ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा सच क्या ये माना जा सकता है कि आप जब सत्ता में नहीं तब कुछ कहते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो कुछ कहते हैं, जब आप सीएम होते हैं तो आपकी दृष्टि कुछ और कहती है, जब पीएम हो जाते हैं तो कुछ और कहते हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ट्वीट बहुत कुछ कह गया। इस ट्वीट को गौर से देख लीजिए। 5 दिसंबर 2012 को किया गया यह ट्वीट। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने एफडीआई का विरोध करते हुए इस ट्वीट में यहां तक लिखा कि कांग्रेस राष्ट्र को विदेशियों को सौंप रही है। ज्यादातर पार्टियां एफडीआई का विरोध कर रही है, लेकिन सीबीआई की डर की वजह से उन्होंने मतदान नहीं किया और कांग्रेस पिछले दरवाजे से जीत गई। और ये ट्वीट सितंबर 2012 का है, जिसमें मोदी ने मनमोहन सिंह को घेरते हुए कहा कि असम और एफडीआई का मुद्दा बताता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ दी है। विदेशियों की सरकार, विदेशियों के द्वारा, विदेशियों के लिए। और अब इस ट्वीट को भी देख लीजिए। 14 सितंबर 2012 के इस ट्वीट में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर मोदी ने लिखा, इससे दुकानदारों का नुकसान होगा, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जिस एफडीआई का विरोध खुलकर किया, वही एफडीआई महज 3 बरस बाद क्यों और कैसे इतना जरूरी हो गया कि सरकार ने एक साथ कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश की इजाजत दे दी। तो आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में देश विदेशी निवेश की चाह में उसी राह पर पूरी तरह निकल पड़ा जिसका कभी खुद बीजेपी खुलकर विरोध करती थी। रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई और 3 बरस पहले बीजेपी रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर कहती क्या थी, जरा यह भी देख लीजिए, क्योंकि मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस ट्वीट को किया था। और आज एफडीआई पर सरकार का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए। These sectors particularly have great potential for job creation. As I said even in the opening remark, the 2 main objectives is to make India a manufacturing hub with an intention of creating jobs, and that's why the launch of the Make in India. तो क्या सरकार को यह लगने लगा है कि 1 करोड़ रोजगार के वादे पर खरा उतरने के लिए एफडीआई एकमात्र रास्ता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिका समेत तमाम देशों के समर्थन की नई कीमत या कहें कीमत है ये नए कदम? क्योंकि याद कीजिए, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ई कॉमर्स के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की मांग की और इसके लिए भारत में अपना निवेश भी बढ़ा दिया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। हो जो भी, लेकिन मन शांत रहना चाहिए। बात तो धीरे धीरे ही हर चीज होती है और उसी दृष्टि से कबीर ने भी कहा था, लेकिन उतावलापन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी के भीतर इस तरह समाया कि सुब्रमण्यम स्वामी निकल कर आए। ये भी देश के भीतर पहला मौका जब सीधे निशाना ये कहकर साधा गया कि ये देश विरोधी हैं, अमेरिकी चीज़ों को साधना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर षड्यंत्र हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो राजन के बाद कौन, ये एक सवाल है
और अगर जो भी होगा, क्या उसकी इकोनॉमी सरकार के अनुकूल होगी, या सरकार अब मान चुकी है रिजर्व बैंक चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं, बल्कि अब कहीं ना कहीं सरकार के हर रास्ते के साथ नए गवर्नर को खड़े होना होगा। कालाधन, एनपीए, ब्याज दर, करेंसी, जी, ये 4 सवाल रघुराम राजन के दौर में कुछ ऐसे हावी हुए कि पहली बार रिजर्व बैंक का गवर्नर अर्थशास्त्र का स्टेट्समैन लगने लगा। और देश भर में संकेत यही उभरे कि जिस शख्स ने एक ऐसी याराना पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसके कटघरे में बड़े बड़े बैंक अधिकारी, कॉरपोरेट घरानों के मालिक और कुछ राजनेता भी, उसी के खिलाफ ऐसी बहा दी गई जहां लाल कालीन तले हर मुद्दा दब जाए और रघुराम राजन की विदाई भी हो जाए। My name is Raghuram Rajan and I do what I do. लेकिन राजन का यही अंदाज बाजार को अच्छा लगता रहा, और वजह भी यही कि राजन के जाने की खबर के ऐलान के बाद पहली बार शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स ने गुलाटी खा ली और रुपया भी डॉलर के मुकाबले कुछ टूट गया। और शायद इसीलिए सरकार ने भी उसी वक्त कई क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश के फैसले को सामने रख दिया, ताकि विदेशी निवेशकों का राजन के जाने से भरोसा टूटने से बचाया जा सके। ये जैसे कि जब रघुराम राजन आए थे तब करेंसी वाज हैविंग अ फ्री फॉल और उन्होंने अरेस्ट किया और एक अच्छी सी छवि आई, तो एक कॉन्फिडेंस हुआ था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था। तो अब वो फिर से सोचेंगे, तो मेरा जो डर है थोड़ा सा वो यही है कि एफपीआई की रणनीति तुरंत उभर के नहीं आएगी, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो राजन सफल हैं, फिर भी मोदी सरकार को रास नहीं आए, तो वजह क्या है? क्योंकि राजन जब गवर्नर बने तो महंगाई दर 9.52% थी और अब 5.6% है। आर्थिक विकास दर 5.6% थी, जो अब बढ़कर 7.6% हो गई है। क्रोनी कैपिटलिज्म पर लगाम लगाने की खुली पहल उन्होंने की। जिन कंपनियों ने पैसे नहीं लौटाए उनका नाम पब्लिक में डाल दिया। राजन के रहते हुए भारत दुनिया के 5 नाजुक अर्थव्यवस्था के कलंक से बाहर निकल आया। उन्हीं के दौर में रुपए में स्थिरता आई, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, रिजर्व बैंक के कामकाज का तरीका पारदर्शी हुआ और उन्होंने बैंकों के खातों को भी बिल्कुल साफ कहने के निर्देश दिए। हो जो भी, लेकिन राजन ने आरबीआई गवर्नर के पद में एक ऐसा ग्लैमर ला दिया जहां राजनेताओं का उनके खिलाफ बोलना ही सुर्खियां बन गया और गवर्नर की चिट्ठी भी फ्रंट पेज पर अखबारों में जगह पा गई। यानी अब नए संकेत साफ है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के जाने के साथ ही करीब आधा दर्जन से ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं। मुहर किस नाम पर लगेगी यह तो तय नहीं, लेकिन इतना तय है जब सितंबर में आरबीआई गवर्नर की विदाई होगी और नए आरबीआई गवर्नर आएंगे तो फिर रघुराम राजन की परछाई उनके हर काम पर होगी और नजरें सरकार पर भी होगी। जी, धीरे धीरे रे मना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक जल्दबाजी। एनएसजी की सदस्यता को लेकर जिस तरीके से कूटनीतिक चाल हर तरफ से चली गई, उसमें कई सवाल थे कि सियोल की बैठक में भारत को सदस्यता मिलेगी या नहीं। 24 घंटे पहले तक देश के विदेश मंत्री ने कहा, चीन समझ रहा है, समझ जाएगा, हमारे अनुकूल स्थिति आ जाएगी। और आज क्या मैसेज आया? चीन ने कहा, जी, सियोल की बैठक में तो एजेंडा ही नहीं है कि भारत की सदस्यता पर बातचीत भी हो। तो फेरिस्त देख लीजिए, बड़ी लंबी है, क्योंकि जिस बड़े देश का नाम लीजिए वो भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को सदस्यता नहीं मिल सकती, क्योंकि चीन सीधे तौर पर भारत को एनएसजी में नहीं देखना चाहता। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी चीन नहीं माना और अब तो चीन ने यहां तक कह दिया कि इस हफ्ते के आखिर में सियोल में होने वाली मीटिंग में भारत को एनएसजी मेंबरशिप देने का कोई एजेंडा ही नहीं है। जहाँ तक भरोसे का सवाल है, मुझे लगता है अभी 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएं। यानी इस बात के आसार कम ही है कि सियोल में भारत को एनएसजी मेंबरशिप देने के मुद्दे पर ज्यादा बात भी होगी, जबकि एक दिन पहले ही यानी कल ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन को लेकर पूछे गए हर सवाल का नरम जवाब देते हुए संकेत यही दिया कि बात बन सकती है। लेकिन चीन का कहना है, बिना एनपीटी पर साइन किए किसी को भी 48 देशों वाले इस ग्रुप में एंट्री नहीं मिल सकती और अगर नियम तोड़ा जाता है तो फिर पाकिस्तान को भी एंट्री दे दी जाए। यानी चीन ने एक ऐसा पेंच फंसा दिया है जिसका हल फिलहाल निकलता तो नहीं दिख रहा। और वजह भी यही, पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर विदेश सचिव एस जयशंकर तक की चीन यात्राएं
लग ऐसा ही रहा है, विफल हो गई। लेकिन एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई है टैंकर घोटाले को लेकर, जिससे हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी। चंद मिनटों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि दरअसल किस तरीके से उन्होंने लिखा है, मोदी जी आपने वाड्रा सोनिया के खिलाफ एफआईआर नहीं की, किसी घोटाले में एफआईआर नहीं की, जिनका जिक्र कर आप प्रधानमंत्री बने थे। सारी जांच एजेंसी आपके अंडर, सीबीआई, पुलिस, एसीबी आपके अंडर, सबको आपने मेरे पीछे छोड़े रखा है। मुझ पर सीबीआई रेड की, कुछ नहीं मिला। और इसके बाद एक ट्वीट और किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल मोदी जी आपने मान लिया कि आपकी सीधी लड़ाई अब मुझसे है। यानी एक संकेत है संघीय ढांचे के भीतर किस तरह की लड़ाई राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि गवर्नेंस को लेकर भी दिल्ली में ही दिखाई दे रही है। बहरहाल इन सब के बीच दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह कि बरसात हुई। वही बात थी कि मौसम के अनुकूल रहिएगा तो सब कुछ धीरे धीरे शांत और अच्छा रहेगा। तो दिल्ली की बरसात और 3 गानों का मिश्रण, जरा देखिए। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी